इस नए विश्लेषण में आज हम एक ऐसी खौफनाक और दिल दहला देने वाली मनोवैज्ञानिक केस स्टडी पर बात करने वाले हैं जो सीधे तौर पर इंसानी दिमाग की ताकत और उसकी कमजोरियों को उजागर करती है। हम देखेंगे कि जब किसी इंसान पर एक के बाद एक लगातार कई गंभीर मानसिक आघात होते हैं, जिसे मनोविज्ञान में क्लस्टर्ड ट्रॉमा कहते हैं, तो एक बेहद तार्किक दिमाग भी कैसे चकनाचूर हो जाता है और उससे भी बड़ी बात, कैसे वो अपनी असीम सहनशक्ति यानी रेजिलियंस के बलबूते वापस खड़ा होता है। चलिए इस रोंगटे खड़े कर देने वाले सफर पर चलते हैं। स्क्रीन पर लिखे इन शब्दों पर जरा गौर कीजिए। मैंने ठीक होने में कई साल बर्बाद कर दिए। इसमें कितनी गहरी पीड़ा और कितना भारी अफसोस छुपा है ना? ये कोई आम बात नहीं है। ये एक बेहद होनहार साइंस स्टूडेंट के दिल से निकली आवाज है, जिसके शानदार भविष्य को एक ऐसे मनोवैज्ञानिक भंवर ने निगल लिया जिसने उसकी जिंदगी के कई कीमती साल छीन लिए। एक ऐसा अंधेरा जिसे किसी भी तार्किक इंसान के लिए समझना लगभग नामुमकिन था। इस खौफनाक त्रासदी को पूरी तरह से समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उस वक्त में जब ऋतु की जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल थी, एकदम तार्किक और सफलताओं से भरी हुई। ये तुलना सच में हैरान करने वाली है। एक तरफ ऋतु थी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैथ ऑनर्स कर रही थीं, मतलब एक ऐसा विषय जिसके लिए गजब के एनालिटिकल और लॉजिकल दिमाग की जरूरत होती है, और दूसरी तरफ अचानक से भयानक डिप्रेशन, पैरानोया और खुद को दुनिया से बिल्कुल अलग कर लेने जैसी स्थितियां। एक शानदार वैज्ञानिक दिमाग का इस तरह से मनोवैज्ञानिक पतन होना, ये किसी को भी चौंका सकता है। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ऋतु का दिमाग कितना तेज था। भारत के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित विज्ञान संस्थानों में से एक टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में सिर्फ 30 सीटें उपलब्ध थीं और ऋतु ने अपनी मेहनत से उनमें से एक सीट हासिल की थी। ये सच में कोई छोटी बात नहीं है। ये साबित करता है कि उनका दिमाग कितना असाधारण और ज़मीनी हकीकत से जुड़ा था। और शायद यही वजह है कि इसके बाद जो कुछ भी हुआ वो और भी ज़्यादा डरावना लगता है। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने इस मजबूत और तार्किक दिमाग को पूरी तरह से हिला कर रख दिया। एक के बाद एक कई खौफनाक घटनाएं होने लगीं। मनोवैज्ञानिक नजरिए से इस क्लस्टर्ड ट्रॉमा को समझना बहुत जरूरी है। जरा सोचिए, एक इंसान पर दुखों का ऐसा पहाड़ टूट पड़े कि उसे एक सदमे से उभरने का मौका ही न मिले। शुरुआत हुई एक पार्क में पेड़ के नीचे मिली तथाकथित शापित मिठाई खाने से। फिर 15 दिन बाद उनके एक करीबी प्रोफेसर की एक भयानक कार एक्सीडेंट में मौत हो जाना। कुछ हफ्तों बाद उनके सहपाठी अंकुर का क्लास के बीचों बीच पूरी तरह से मानसिक संतुलन खो बैठना। और फिर महीनों बाद उनकी करीबी दोस्त जयंती का अपना बच्चा खोने के बाद आत्महत्या कर लेना। इन लगातार हादसों ने ऋतु के दिमाग पर इतना ज्यादा बोझ डाल दिया कि एक संपूर्ण मानसिक पतन की नींव तैयार हो गई। यहीं से वो मनोवैज्ञानिक डर पनपना शुरू हुआ। सिंदूर लगी उस शापित मिठाई की बात ऋतु के ग्रामीण और सांस्कृतिक परिवेश से जुड़ी थी, जिसने चुपचाप उनके अवचेतन मन में एक गहरा खौफ पैदा कर दिया। जैसे जैसे उनके दोस्तों की मौतें होने लगीं, ये अंधविश्वासी डर उनकी शहरी वैज्ञानिक शिक्षा से बहुत बुरी तरह टकराने लगा। उनका लॉजिकल दिमाग इन मौतों के पीछे कोई ठोस वजह नहीं ढूंढ पा रहा था, और यहीं से उनका मानसिक संतुलन डगमगाना शुरू हो गया। लगातार लग रहे इन असहनीय झटकों की वजह से अंततः उनके दिमाग ने हार मानना शुरू कर दिया। आइए देखते हैं कि यह मानसिक पतन असल में कैसे दिखा। ऋतु के दिमाग का वास्तविकता से नाता टूटने लगा था और ये लक्षण बहुत तेजी से बिगड़े। मामूली चिड़चिड़ेपन से बात शुरू हुई और वो गहरे पैरानोया में चली गईं, यानी हर वक्त एक अनजाना डर, दरवाजे पर ऐसी दस्तकें सुनाई देना जो असल में थी ही नहीं, कुछ भावहीन लड़कियों के डरावने दृश्य दिखाई देना जो उन्हें लगातार घूरती रहती थीं। उन्होंने खुद को अपने परिवार से एकदम अलग कर लिया। मनोविज्ञान की भाषा में ये इस बात का साफ इशारा था कि उनका दिमाग अत्यधिक तनाव के आगे घुटने टेक रहा है। अगर हम इसे पूरी तरह से एक तार्किक और वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो ये पूरा मामला सीधे तौर पर सर्वाइवर्स गिल्ट की ओर इशारा करता है। ये एक ऐसी मनोवैज्ञानिक स्थिति है जहां इंसान को लगता है कि बाकी सब मारे गए और मैं जिंदा बच गया, तो ये मेरी ही गलती है। ऋतु का दिमाग लगातार हो रही उन मौतों का कारण ढूंढ रहा था, और जब कोई लॉजिकल वजह नहीं मिली तो दिमाग ने सारा दोष खुद पर ले लिया, और इसी अपराधबोध ने उनके मन में वो खौफनाक और डरावने दृश्य पैदा करने शुरू कर दिए। और सबसे डरावनी बात यह थी कि यही गहरा अपराधबोध बहुत जल्द भयानक मतिभ्रम यानी हैलुसिनेशंस में बदल गया। ऋतु को अपनी मृत दोस्त जयंती की आवाजें बिल्कुल साफ सुनाई देने लगीं। वो आवाजें उन पर मौत का इल्जाम लगा रही थीं।
अब जाहिर है ये कोई भूत प्रेत नहीं था, बल्कि मनोवैज्ञानिक रूप से ये ऋतु के सर्वाइवर्स गिल्ट का एक एकदम सटीक उदाहरण था। उनका खुद का टूटा हुआ अवचेतन मन उनकी दोस्त की आवाज का इस्तेमाल करके खुद को सजा दे रहा था। कह रहा था कि तुम बच गई और वे सब मारे गए, मतलब तुम ही जिम्मेदार हो। जब मानसिक तनाव बर्दाश्त की सारी हदें पार कर देता है तो दिमाग खुद को बचाने के लिए डिसोसिएटिव स्टेट में चला जाता है। ऋतु के मामले में भी बिल्कुल यही हुआ। उनका दिमाग हकीकत से इतना कट गया कि वो अचानक हरियाणवी जैसी अनजान बोलियों में बात करने लगी, शरीर में तेज ऐंठन होने लगी और दांत भिंचने लगे। विज्ञान के हिसाब से ये अत्यधिक ट्रॉमा का शारीरिक असर था, लेकिन उनके गांव वालों ने इन क्लिनिकल लक्षणों को भूत प्रेत के साए के रूप में देखना शुरू कर दिया। जब परिवार वाले ऋतु को दिल्ली से वापस गांव ले गए तो वहां के माहौल ने अनजाने में उनकी हालत और बिगाड़ दी। वहां जो झाड़ फूक और तांत्रिक अनुष्ठान हुए, उन्होंने ऋतु के दिमाग में बैठे उस अंधविश्वासी डर को और पक्का कर दिया। और फिर एक बहुत ही अजीब संयोग हुआ। उनका इलाज करने वाले एक पुजारी की अचानक मौत हो गई। इस घटना ने कन्फर्मेशन बायस का काम किया। ऋतु के डरे हुए दिमाग ने मान लिया कि उस पर सच में कोई शाप है। जब आसपास के सब लोग इसे अलौकिक मान रहे थे तो उनकी नाजुक मानसिक स्थिति ने भी उसी को सच मान लिया। लेकिन रुकिए, ये कहानी इस अंधेरे में खत्म नहीं होती। अब हम ऋतु की उस बेमिसाल मानसिक सहनशक्ति की बात करेंगे जिसके दम पर उन्होंने अपने टूटे हुए दिमाग को फिर से जोड़ा। एक मनोवैज्ञानिक सवाल उठता है कि वो पूरी तरह से पागल क्यों नहीं हुई। इसका सीधा सा जवाब है उनकी असीम मानसिक शक्ति। भले ही उनका दिमाग डरावने भ्रम पैदा कर रहा था, लेकिन अंदर कहीं गहराई में वो विज्ञान और तर्क की मजबूत नींव अब भी मौजूद थी। और सच कहूं तो यही वो एंकर था जिसने उनकी जिंदगी के सबसे काले दौर में भी उन्हें पूरी तरह से बिखरने से बचाए रखा। फिर से नॉर्मल होना कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं था। इसके पीछे कई मनोवैज्ञानिक रणनीतियां काम कर रही थीं। सबसे पहले दिल्ली से दूर जाने की वजह से वो ट्रिगर एनवायरनमेंट छूट गया जो उन्हें ट्रॉमा की याद दिलाता था। मेहंदीपुर बालाजी में हुए उन सांस्कृतिक अनुष्ठानों ने उनके दिमाग को एक प्लेसिबो इफेक्ट दिया, जिससे उनका डर शांत हुआ। इसके बाद उन्होंने कई साल तक खामोशी से अपनी भावनाओं को प्रोसेस किया और धीरे धीरे पढ़ाई पर अपना फोकस वापस लाना शुरू किया। इस शानदार वापसी में उनके परिवेश का भी बड़ा हाथ था। ये तथ्य हैरान करने वाला है कि उनका मालवा गांव राज्य के औसत से कहीं ज्यादा साक्षर था। वहां का माहौल प्रगतिशील था, जहां पढ़ाई को बहुत अहमियत दी जाती थी। इसी सपोर्टिव माहौल ने ऋतु को वो सुरक्षित जगह दी जहां वो बिना किसी दबाव के खुद को संभाल पाईं और अपने तार्किक दिमाग को फिर से एक्टिव कर पाईं। और अंत में इस लंबे और दर्दनाक संघर्ष के बाद ऋतु की उस अदम्य इच्छा शक्ति की जीत हुई। उन्होंने न सिर्फ अपनी मानसिक शांति वापस पाई, बल्कि बेहद मुश्किल मानी जाने वाली यूपीएससी मेंस परीक्षा भी पास कर ली। आज वो यूपी सरकार में एक बहुत ही सम्मानित पद पर काम कर रही हैं। सोचिए जरा, जिस भयंकर मानसिक ट्रॉमा ने उनके दोस्तों की जान ले ली थी, ऋतु ने उसी का डटकर सामना किया और एक नई जिंदगी खड़ी कर दी। सच में ह्यूमन माइंड की रिकवरी की ये एक अविश्वसनीय कहानी है। इस विश्लेषण के अंत में ऋतु के इस असाधारण सफर को देखने के बाद हमें एक बहुत ही गहरा सवाल खुद से पूछना चाहिए। जब बेहिसाब त्रासदियों की वजह से इंसान का दिमाग अपनी बर्दाश्त की सारी हदें पार कर जाता है, तो उसे वापस लाने वाली असली ताकत कहाँ होती है? क्या वो किसी अलौकिक शक्ति में है, या फिर हर हाल में जिंदा रहने और वापस खड़े होने की उस अदम्य मानवीय इच्छा शक्ति में? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इंसान के दिमाग की ताकत को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर देता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए